जय हिंद दोस्तों। हमने फंडामेंटल राइट्स को कुछ पार्ट को कवर कर लिया है और फंडामेंटल राइट के हमारे धार्मिक स्वतंत्रता तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। दोस्तों अभी हमारा जो संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों इसमें ये जो आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल देखो, हमने धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड सवाल अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार रिलेटेड जो अधिकार थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार थे, इन अधिकारों को लास्ट वीडियो में कवर किया है। दोस्तों बात ये है कि आपका जो ये फंडामेंटल राइट है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, ये आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये दोनों के दोनों आर्टिकल संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। और ये अधिकार मैंने आपको बताया था कल भी कि ये राइट आपको ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ये व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों के जो हितों का संरक्षण है उसकी बात करता है। आर्टिकल 29 से यदि हम स्टार्टिंग करें, आर्टिकल 29 क्या कहता है कि जो मतलब हमारा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। देखो, ये जो आर्टिकल हुआ हमारा, ये अल्पसंख्यकों के संरक्षण के हितों की बात करेगा। और बात क्या करेगा, इस आर्टिकल में लिखा क्या गया है, इसमें लिखा गया है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को होगी, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं आर्टिकल 29 के तहत। अपनी भाषा और आप उनकी भाषा होगी, उनकी संस्कृति होगी, संस्कृति और लिपि। जैसे SC/ST कम्युनिटी है ना, SC/ST कम्युनिटी अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकती है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 29 के तहत। ये बस आपको ध्यान रखना है कि वे अपनी भाषा को, संस्कृति को, लिपि को सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित रख सकें, इसके लिए पावर देता है, इसको संरक्षण देता है। ये आपका आर्टिकल 29। ठीक है। उसमें जैसे मान लिया आपका सपोज करो राज्य के अंतर्गत आने वाले जो संस्थान हैं और या फिर राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान हैं, उनमें धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। ठीक है। देखो, जो ये लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों को अब मतलब जो राज्य से पोषित कोई संस्थान है, जहाँ राज्य एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, जहाँ का वे राज्य से पोषित हैं, राज्य वहाँ पैसा देता है, तो उन संस्थानों में अल्पसंख्यकों को, यानी जो वो भाषाई अल्पसंख्यक हो या संस्कृति के हिसाब से, उनको रोका नहीं जाएगा। किसके आधार पर? धर्म, जाति और भाषा के आधार पर उन्हें नहीं रोका जाएगा। ठीक है। ये व्यवस्था किसमें? आर्टिकल 29 को सुरक्षित करती है। और यानी एक लाइन में यदि बात करूँ, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और भाषाई अल्पसंख्यक है, दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 29 की बात है। अब यदि आर्टिकल 30 की मैं बात करूँ, आर्टिकल 30 किस बात के बारे में बात करता है? जो शिक्षा संस्थान हैं उनकी स्थापना और प्रशासन। जो मान लिया अल्पसंख्यकों है ना, ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्थान इनकी स्थापना
स्थापना, ठीक है। यानी जो शिक्षण संस्थान हैं अल्पसंख्यकों के, उनकी स्थापना और उनके प्रशासन व प्रशासन अल्पसंख्यक वर्गों को जो है इस रिलेटेड में क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल ये जो 30 है और आर्टिकल 29 मैंने बता दिया क्या करता है, और आर्टिकल 30 क्या करता है मैंने इतना बता दिया है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो अनुच्छेद 30 है वो चाहे धार्मिक हो या भाषाई हो, उनको किस प्रकार से, जैसे मान लिया किसी अल्पसंख्यकों को मतलब उनकी रुचि की इस प्रकार की शिक्षा में है, तो उनको वो शिक्षा, उसका स्थापना करने का अधिकार और उसका प्रशासन करने का अधिकार देता है। जैसे मदरसा है, ठीक है, मदरसे, अब मेरा मन कर रहा है मैं एक मदरसा खोल लूँ, अब मैं अल्पसंख्यक हूँ, कैसा, धार्मिक अल्पसंख्यक हूँ, तो मैं मदरसा खोल दिया। अब यदि मैंने मदरसा खोल दिया तो उस मदरसे में मैं अपने धर्म से रिलेटेड शिक्षा भी दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वो खोला किस लिए, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए खोला है। तो इसलिए आर्टिकल 30 हमें इसी चीज़ का अधिकार देता है, ठीक है। अच्छा, कुल मिला के, और ये इसमें कहीं ना कहीं आपको जो एक मोटी मोटी बात सी हुई ना, ये वाला कंडीशन है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अल्पसंख्यक शब्द का पूरे संविधान में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, नहीं उसको एक्सप्लेन किया गया है, ये और आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे बोल देता है ना वन लाइनर में, पैट एग्जाम आ रहा है, पैट एग्जाम में बोल देगा कि क्या भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया है, अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है, ऐसा लिख देगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक शब्द को वहाँ परिभाषित नहीं किया गया, ये इस बात पे विशेष ध्यान देना है। अच्छा, अब हम इसमें एक बात और आपको विशेष ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा संस्थाएं हैं 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अल्पसंख्यकों की जो शिक्षा संस्थाएं हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थान, शिक्षण संस्थान 3 प्रकार, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, जैसे राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले और राज्य से मान्यता लेने वाले, एक तो ये हो गए। दूसरा है ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता ले लेते हैं लेकिन उनकी जो आर्थिक सहायता राज्य से प्राप्त नहीं करते, वे केवल मान्यता राज्य की ले लेंगे और आर्थिक सहायता के लिए भी अपने आप ही मैनेज करते हुए चलते हैं। एक ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता और सहायता नहीं लेते, ना वो मान्यता लेते ना सहायता लेते राज्य से, वो ऐसे भी संस्थान होते हैं। तो यानी अल्पसंख्यकों को 3 प्रकार के संस्थान होते हैं जिनको मैंने बता दिया है। बाकी अब जो एक आपका बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32। देखो ये जो अनुच्छेद है, ये आपका अनुच्छेद 32, ये एक ऐसा अनुच्छेद है कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बात ध्यान रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बी आर अम्बेडकर सर ने भीमराव अम्बेडकर सर ने इसको मूल अधिकारों की आत्मा कहा है, मूल अधिकारों की आत्मा कहा, ठीक है। क्यों कहा, कैसे कहा, देखो ये इनका मानना है कि ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हमको हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हमें कहाँ सुप्रीम कोर्ट में एंट्री देता है। यदि हमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एंट्री देता है और ये खुद भी मौलिक अधिकार है, जिनको मौलिक अधिकारों को चेंज नहीं किया जा सकता, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, उनका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता दोस्तों, तो
ये खुद अपने आप में मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों को ही पावर देता है, उनकी सुरक्षा करता है, उनका उपचार करता है। उनके साथ यदि छेड़छाड़ हो जाती है, किसी का फंडामेंटल राइट, किसी का मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है, तो उसको सहायता प्रदान करता है, उसको सुरक्षा देता है। ये वो अधिकार है। इसलिए BR अम्बेडकर सर का कहना है कि ये सौम्य मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की क्या है, संविधान की आत्मा और हृदय तक कहा है इन्होंने। यानी इसको आर्टिकल 22 को BR अम्बेडकर सर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, ये बात देख लो। मूल अधिकारों की आत्मा, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, यानी जो हमारा आर्टिकल 32 है उसकी मूल विशेषता को ध्यान में रखते हुए, और उन्होंने कहा है कि संविधान में संशोधन के तहत इसको बदला नहीं जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को किसी संशोधन के माध्यम से उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अच्छा, जैसे इसमें इस 4 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जो ये आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 को ध्यान में रखते हुए, मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए 4 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान है, मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में समावेशन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। यानी इनका प्रत्यावन, इन्हें चेंज करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आप दाखिल नहीं कर सकते, इन्हें बदल दो, सरकार ये नहीं कह सकती इन्हें चेंज कर दो। ठीक है, एक तो ये वाला है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी मौलिक अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मौलिक अधिकारों के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का मतलब अधिकार होगा। जैसे आपने सुना होगा, इस आर्टिकल के तहत ही 5 प्रकार की रिटें दायर की जाती हैं। रिट दायर की जाती हैं। कौन सी? जैसे आपका पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, दूसरे प्रकार की जो रिट है वो आपकी है परमादेश। और तीसरे प्रकार की जो रिट है वो है प्रतिषेध। और जो 4th प्रकार की रिट है दोस्तों, वो रिट है आपकी उत्प्रेषण रिट। और जो 5वें प्रकार की रिट है वो रिट है आपके अधिकार परीक्षा। ठीक है। अच्छा, आपको इसमें एक बात ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि ये जो 5 प्रकार की रिट हैं, ये रिट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। और इन रिटों को मैं जो ये रिटें हैं ना, ये 5 प्रकार की जो रिट हैं, इन रिटों को मैं आपको एक अलग वीडियो में काफ़ी ईजिली एक्सप्लेन, ताकि आप उसे यूपीएससी में भी यूज कर सको और पीसीएस में भी यूज कर सको, लोअर पीसीएस में भी यूज कर सको, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो वहाँ भी यूज कर सको। मैं उसको बहुत, जैसे एक पीसीएस में आपका जो ये होता है ना जज वाला पेपर, पीसीएस जे बोलते हैं जिसको, वहाँ के लिए भी मैं बहुत ईजिली और बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूँगा। कब? एक अगली वीडियो में, जो वीडियो अभी कुछ समय के बाद आएगी। मतलब ये अभी तो ये पेपर है आपका पैट के लिए मैं जल्दी सोच रहा हूँ कि कवर करा दूँ जब तक एक ये अपना टॉपिक, ताकि यहाँ से पेपर आ जाए। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको कवर कराता चलूँ। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये 5 की 5 रिटें ये जो दिखाई दे रही हैं आपको, मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं। और दूसरा ये हमारा आर्टिकल आपका ये हो गया। अच्छा, इस जो आर्टिकल 32 है वो तो आप क्या है कि इस प्रकार की रिटें जारी करके वो आदेश दे सकते हैं और आपके संवैधानिक अधिकारों की क्या करता है, जो आपके मतलब मौलिक अधिकार है उनकी संवैधानिक उपचार करता है इनके माध्यम से। कौन? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यदि यही काम हाई कोर्ट भी करता है, हाई कोर्ट जो है आपका
किसी राज्य का हाई कोर्ट आर्टिकल 226 आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिटें जारी करता है। अभी एक क्वेश्चन आया था, आप इसको नोट करके लिख लें। मैंने किसी एग्जाम में देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, किसका क्षेत्राधिकार अधिक है, यानी किसका क्षेत्राधिकार ज़्यादा है, तो आपको यहाँ आंसर होगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, ठीक है। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा ज़्यादा है। किस कारण से? इन रिटें जारी करने के संबंध में इनके कारण हाई कोर्ट का जो दायरा है, क्षेत्राधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट से क्या है, ज़्यादा है। बस एक लाइन में इतना याद कर लो, ज़्यादा याद नहीं करना है। बाकी रिट वाली वीडियो में मैं बिल्कुल कवर करा दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब एक विशेष पॉइंट याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो जाने का अधिकार है, ठीक है, उस अधिकार को आपसे छीना जा सकता है। एक कंडीशन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको आपसे छीन सकते हैं। जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है, तो आर्टिकल, यानी देखो यहाँ देखो ध्यान से, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकालीन समय में आपका जो आर्टिकल 32 है, इसको छीना जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत? 359 के तहत आपको इससे आर्टिकल 32 को छीन लिया जाएगा। समझ गए? इतना बस ध्यान रखें कि जो यानी यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो तब आपका जो ये आर्टिकल 32 है, ये आपका निरस्त, मतलब प्रभावी नहीं रहेगा, ठीक है। यानी इस प्रकार से इस बात से स्पष्ट हुआ कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा एवं गारंटी जो देने वाला अधिकार है, ये अधिकार कहीं ना कहीं मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की कंडीशन में निष्प्रभावी हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। रिटो के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों आप सब लोगों से। बाकी जितना इंपॉर्टेंट था मैंने ये सब कर लिया। आर्टिकल 31 है। आर्टिकल 31 में यदि बात की जाए तो आर्टिकल जो 31 है, आर्टिकल 31, इस आर्टिकल में हमारा संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा के संविधान का भाग 12 का जो आर्टिकल है 300 का वहाँ जोड़ दिया गया है। संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। तो ये आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात आपको बताई थी, कोई नई बात नहीं है। अब जो आपका ये 31वां हो गया और 32वां हमने समझा ही दिया। अच्छा, जो हमारा मूल था, अब आर्टिकल जो 33 है वो सशस्त्र जो हमारी सेनाएं हैं, जो अर्धसैनिक बल जो हैं, अर्धसैनिक बल, शस्त्र सेनाएं, CRPF, CISF, ये जो हमारी सेनाएं हैं, अर्धसैन्य बल जो हैं, ये जो बल हैं, इन बलों को ये पावर देता है, कुछ इनको विशेष अधिकार देता है, कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। यानी अनुच्छेद जो 33 है, अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वे सशस्त्र बलों के, अर्धसैनिक बलों के, पुलिस बलों के, खुफिया एजेंसियों के जो मूल अधिकार हैं उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सके, ठीक है। यानी उनके जो समुचित कार्य है करने और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसा संसद कर सकती है, यानी संसद इनको ये अधिकार देती है, ठीक है। यानी आप इसको ईजी वे में यदि समझना चाहते हैं तो एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो आपने मतलब किसी को बिना वारंट जारी किए संदेह के रूप में गिरफ्तार कर लेते हैं, अपस्पा जैसा जो कानून है वो इसी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना। जैसे ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल ट्राइबल एरिया है, उन एरिया में
यानी कुल मिला के जो आपके अर्धसैनिक बल हैं, उन अर्धसैनिक बलों के जो मतलब ये अर्धसैनिक बलों में आप पुलिस बलों को भी यूज कर लो, खुफिया एजेंसियों को भी कर सकते हो, अन्य ठीक है ना, और अन्यों के जो मूल अधिकारों हैं उन पे, उनके मूल अधिकारों पे ये युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सके। ठीक है, ये बात उनके, और ये करता क्यों है, इसका कारण ये है कि उनके बीच में अनुशासन बना रहे, बस इसको समुचित इसका ध्यान रखता है अनुशासन का, इसलिए करता है। और एक बात और रखना है जो विशेष है, इसे नोट लगा कर लेना। आर्टिकल जो 33 है, इस पर जो केवल और केवल कानून संसद बना सकती है, संसद कानून निर्माण कर सकती है, कर सकती है। राज्य विधानमंडल नहीं कर सकता, राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता, नहीं, ये नहीं ध्यान रख लेना, यही एक की पॉइंट बन सकता है आपके यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जामों में। ठीक है, यानी जो आर्टिकल 33 है, इसमें संसद कानून का निर्माण कर सकती है और राज्य विधानमंडल इस पर कानून का निर्माण नहीं कर सकता। अच्छा, आर्टिकल 34 जो हो गया आपका, आर्टिकल 34 आपका मार्शल लॉ से रिलेटेड है। आर्टिकल 34 जो है वो मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ से रिलेटेड है। और मार्शल लॉ से यदि रिलेटेड है, इसमें जो आपका यदि कहीं मार्शल लॉ लगा हुआ है और आपके सेना को वहाँ भ्रम हो गया कि ये तो संदेह में आदमी कुछ गड़बड़ कर सकता है, ये व्यक्ति, तो यदि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है, वो गिरफ्तार कर देंगे संदेह के रूप में। फिर यदि उसे गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ कर ली, बिना वारंट के भी ऐसा किया जा सकता है, वारंट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि वारंट ही देना है, ऐसा अपस्पा कानून वाला फंडा है। मैंने अपस्पा कानून पे एक वीडियो बना रखी है दोस्तों, उसे जाकर देख लेना। वो ये मान के चलो कि आर्टिकल जो हमारा 34 है उसी से कुछ कुछ रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें मार्शल लॉ की कंडीशन में कर सकते हैं। और जो आपका आर्टिकल 35 है, एक आर्टिकल ये बचा हुआ है जो आपका भाग 3 में, ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34, इन दोनों आर्टिकलों के जो रूल हैं उन्हें लागू करने की पावर देता है। जो आपका आर्टिकल, जो आर्टिकल 35 है, ये आर्टिकल 33 और 34 के जो रूल हैं उन रूल को लागू करने की पावर देता है, इतना ध्यान रख लेना, बस उनको पावर देता है, बस ये 2 बात ध्यान रखें दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे कंटेंट से के साथ। कोशिश करेंगे डीपीएसपी को सोल्व किया जाए, क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अभी आपका रिसेंटली पेट एग्जाम होगा, मेरी वीडियो में से आप मिला के देख लेना, मैंने जो प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व किया है ना, वहाँ आप उनमें देख लेना, काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए दोस्तों। मैं चाहता हूं कि ये मेरी वीडियो ग्रामीण एरिया में जाए, लोग इनसे जुड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे गाइडेंस लें और कंटिन्यू अपना कोर्स करें। ओके, थैंक यू।